लोग ओके, थोड़ा सा मैं पीडीएफ ऐड कर लेता हूं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विपुल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं सभी लोग। थैंक यू। आज है 5 मई। देखिए यहाँ पे डेट भी गलत लिखा गया है, ये 5 मई है। 5 मई आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू सभी को। थैंक यू। आप सब लोग जो है थैंक यू। हाँ, पार्टी दूंगा, सबको पार्टी दूंगा, ठीक है। और थैंक यू। थैंक यू। शुरू किया जाए, जल्दी से और लोग आ जाइए। थैंक यू। हाँ, पार्टी मिलेगा सोनल, होगा पार्टी। खिड़की ऐसे लगा था। जाओ फिर, जाओ। थैंक यू जितने लोग विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही कम लोग आए हुए हैं, क्या बात है। अभी तक तो इतने कम लोग। आज जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का 9वां और 10वां चैप्टर, इससे हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए, बहुत हो गया, विश कर लिया आप सभी ने। मैं 27 ईयर्स। 27, ठीक है। 27 ईयर्स। तो बहुत ही कम लोग हैं अभी तक, क्या बात है। आज लोगों को पता नहीं था क्या। थैंक यू अंशु। थैंक यू रंजीत। शिखा कुमारी वेलकम। चलिए, ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग। नहीं 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 नहीं, शादी वादी नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी तक तो बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। इतने कम लोग, कम से कम 300 तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। तो देखिए, आज है एनसीईआरटी का क्लास 6 का हम लोग 9 और 10 चैप्टर नंबर मैंने बता दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अंतिम तक आप लोग रहा कीजिए। और जो भी लोग व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करते हैं कि कल का टॉपिक क्या होगा, तो वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अंतिम में बता दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 66वीं बीपीएससी की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्लस पे आइए और तैयारी में लग जाइए।
प्लस पे कम से कम आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो हमारा रेफरल कोड आप याद रखिएगा, अभिमन्यु। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हमारा भी इमेज अच्छा पॉजिटिव जाए, ठीक है, अनअकैडमी टीम को। हाँ बिल्कुल सिद्धांत। तो ये है टॉप एजुकेटर जो लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं। डेली क्लास आ रहा है, पूरे दिन क्लास चलते रहता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या फायदा होगा इससे? देखिए, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं और पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, रोके नहीं है आशीष। इसके बाद लाइव टेस्ट क्विजेस भी यहाँ पे आपको मिलता है, और वीकली क्विज यहाँ पे मिलता है, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका। स्ट्रक्चर कोर्स, इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक वीडियो कई बार जो है आप देखते हैं, ठीक है। ये अभी हमारा बैच कोर्स चल रहा है, बहुत सारे बैच कोर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब हम लोग प्रश्नों को। थैंक यू फरहान इलियास, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इन्होंने क्या भेजा, फरहान इलियास, थैंक यू। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है लगभग, और देखिए जो भी लोग आ गए हैं अंतिम तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, और ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, पोल दिया जा रहा है, आंसर कीजिएगा। अब बातें नहीं, अब बातें हम लोग अंतिम में करेंगे, जो भी बात होगा, ठीक है। प्रतिभा कुमारी वेलकम। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रिफ्रेश कीजिए एक बार, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कीजिए, क्वेश्चन आने लगेगा। स्कोर चेक कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्या उपाय इसमें सम्मिलित था? तो हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग। अब जो है, पहले हमने देखा कि पत्थरों से लोग कृषि किया करते थे पाषाण काल में। इसके बाद हमने देखा कि चलिए कांसा मिल गया, तो कांसा मिलने से, तांबा मिलने से, उससे जो है वो कृषि में बढ़ोतरी आई। उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल में देखा कि लोहे का भी हम लोगों को प्रमाण मिल गया, ठीक है, लोहे का भी प्रमाण मिल गया। तो लोहे से जो है खेती किया जाने लगा। तो लोहे के मतलब हल का जो फाल होता था उसमें लोहा लगा हुआ होता था, जिससे कृषि बड़े पैमाने पे होने लगी। धान की रोपाई होने लगी, ठीक है, धान की रोपाई होने लगी, और सिंचाई के उपाय भी इनको पता चल गया था कि सिंचाई कैसे करना है और कहां से उनको सिंचाई करना है, ठीक है। हम्म सिंचाई जो है वो कुओं से लोग करते थे, तालाबों से करते थे, नदियों से करते थे, और इसके अलावा कृत्रिम जलाशय भी था। कहने का मतलब कृत्रिम जलाशय कि गड्ढे खोद करके और पानी, जल एकत्रित करके लोग रखते थे, ठीक है, जल एकत्रित करके लोग रखते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम कितने तरह के लोग रहते थे? क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम कितने तरह के लोग रहते थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बोल देता हूं।
जल्दी से 52%। इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग अगर पढ़ करके आते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, बुक पढ़ करके आते हैं तो बहुत ही बेहतर आंसर कर पाते हैं। और आप लोगों का आंसर बहुत ही बढ़िया होता है एनसीईआरटी में, और टेस्ट की तुलना में आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं। पोल नहीं आ रहा है रिशु, एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आएगा। इंटरनेट वीक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 3। यहाँ पे ध्यान से पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में, ठीक है, दक्षिणी ये है मान लिया कि नॉर्दर्न साइड, और ये है सदर्न, ठीक है, सदर्न साइड। अधिकांश गांव में कम से कम कितने तरह के लोग रहते थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते थे। आपको बता दूं कि जिसमें तमिल क्षेत्र में, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तमिल क्षेत्र में। एक्सप्लेन आप लोग जरूर ध्यान से देखते जाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रमन, आप जाइए अभी, ठीक है, आप जाइए, और अगर कुछ वैसा हुआ है, ठीक है, जाइए आप रमन, क्या हो गया वो बताइएगा मुझे मैसेज करके। देखिए हाँ, तमिल क्षेत्र में भूस्वामी जो होते थे, मतलब कि अगर कहें तो जमींदार टाइप के जो लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, वेलल्ला, वेलल्ला इनको कहा जाता था, वेलल्ला कहा जाता था। और साधारण हलवाहों, साधारण हलवाहों, साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था, उनवार कहा जाता था। वहीं जो भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर, ठीक है, तो भूमिहीन मजदूर जिसमें दास ये सब थे, उनको कडेसियार कहा जाता था, कडेसियार, ठीक है, कडेसियार या आदिमई, आदिमई। यस यस, बहुत बढ़िया आप लोग लिख रहे हैं। आप लोग यानी कि ऐसे लिखते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग पढ़ कर के आए हैं, है ना, आप लोग पढ़ कर आए हैं। चलिए, और ये संगम साहित्य में उल्लेखित है नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, चलिए, बहुत लोग गलत कर रहे हैं। आज जो है कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट कम हैं। मैंने भी लिंक शेयर नहीं किया था आज, है ना, इसीलिए लगता है आप लोगों ने भी लिंक को शेयर नहीं किया होगा। देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान व्यक्ति 200 लोग हैं, फिर भी 200, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ये बिल्कुल ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, गांव में, यहाँ पे ऑप्शन बी है, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था, ये गलत है। भूपति नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था गृहपति, गृहपति कहा जाता था, न कि भूपति, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो है वो छोटे किसान थे।
छोटे किसान होते थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं, हाँ थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको तो ग्राम भोजक कहा ही जाता था। यह पद जो है वो आनुवांशिक होता था। ठीक है, आनुवांशिक पद ये होता था। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, भूस्वामी या भूपति जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि गांव का सबसे बड़ा, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है, वही प्रधान होता था, गांव का प्रधान होता था। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। तो प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये जो है वो न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। पुलिस और न्यायाधीश, ठीक है, पुलिस का मतलब कि पुलिस का भी काम कभी कभी ये करते थे ग्राम भोजक, और कभी कभी न्यायाधीश मतलब कि कुछ झगड़े झंझट अगर कुछ हो गए तो न्याय करने का काम भी ग्राम भोजक करते थे। ठीक है, थैंक यू, जो भी लोग विश कर रहे हैं थैंक यू। तो राजा क्या करते थे कि राजा कर वसूलने का काम भी कभी कभी ग्राम भोजक को ही दे दिया करते थे कि लो भाई तुम ही कर वसूलो। ठीक है, इसके अलावा गांव में जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं थी, उन व्यक्तियों को दास कहा जाता था। दास या कर्मकार कहा जाता था। ठीक है, दास या कर्मकार दोनों जो है वो ये दास या कर्मकार जो होते थे वो दूसरे, चाहे गृहपति हो या फिर ग्राम भोजक हो, इनके जमीन पे कार्य करते थे और अपना भोजन जीवन पालन जो है वो करते थे। इसमें अधिकांश गांव में जो है लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर ये सब थे। थैंक यू प्रतिभा, निभा, थैंक यू, जो भी लोग कर रहे हैं, पिकू थैंक यू। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 78%, बहुत बढ़िया। थैंक यू इशिका। स्कोर चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है तमिल। आपको पता है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही संगम कहा जाता है और लगभग इसकी रचना 2300 वर्ष पूर्व हुई। 2300 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। और इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, ठीक है, मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है संगम। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छे से पहले पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को। हाँ, कवियों की गोष्ठी, सिद्धांत, रोहित, जोया, वेलकम। अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए पोल, क्या हो गया?
देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में ही थोड़ा सा साफ साफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा होना चाहिए था, एडिट होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलती है। थैंक यू ममता। देखिए एक जो है अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पतन बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है और यह भरूच यूनानी नाम है, याद रखिएगा। और आपको बता दूं, भरूच यूनानी नाम है ये। और यहाँ आयातित वस्तुओं में अगर हम लोग देखें तो आयातित वस्तुओं में हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत ये सब जो है वो शामिल नहीं था। ठीक है, हाथी दांत शामिल नहीं था। ये जो है आयात नहीं निर्यात किया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हाथी दांत सिर्फ निर्यात किया जाता था, आयात नहीं किया जाता था। यहाँ आने वाले जो लोग थे, बाकी ये जो हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, ये तो ठीक है। और यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, ठीक है, चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार जो है वो लेकर के आते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे सारा कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे था हाथी दांत, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हाथी दांत का आयात नहीं होता था, निर्यात होता था। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हाँ, सोने या चांदी दोनों के थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। ठीक है, ये ठीक है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने थे, ये गलत है। तो सिर्फ ए इसका सही आंसर होगा। आहत के जो सिक्के थे या तो सोने के हुआ करते थे या फिर चांदी के थे। सोने या चांदी के ये सिक्के थे और ये सिक्के सबसे पुराने थे, लगभग 500 वर्ष पुराने। ठीक है, ये पुराने सिक्के हैं। और इस पे आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोने और चांदी के सिक्कों पर कुछ आकृतियां बना दी जाती थी आहत करके उसके ऊपर, इसलिए इसको आहत का सिक्का कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? कुषाणों की राजधानी, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, 61%। आप लोग पढ़ करके आते हैं तो बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है मथुरा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मथुरा। लगभग 200 वर्ष, सॉरी 200 नहीं, 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी।
और ये आपको तो पता ही है कि मथुरा जो है एक धार्मिक केंद्र है ना, ये धार्मिक केंद्र है और अभी भी धार्मिक केंद्र है ये कृष्ण भक्ति के लिए। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर कीजिए। देखिए आप लोग सी देख करके ए और बी आप लोग वही कर देते हैं ना, सब ट्रिक फेल हो जा रहा है आज। हाँ थैंक यू अभिषेक, पल्लवी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पे कहा यह जा रहा है कि पहला ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। अच्छे से पढ़ा कीजिए ऑप्शन को, इसके बाद आंसर किया कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या था कि नगरीय नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले, यहाँ पे है पुरास्थलों से, नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं और जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और ये तो है ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, यहाँ पे पूर्वोत्तर भाग में लिखा हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि उत्तरी भाग में ये मिला है हम लोगों को। ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़कर आए होंगे तो आंसर तो अच्छा कर ही रहे होंगे। बाकी सारा कुछ ठीक लिखा हुआ था। और ये जो है उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था और यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों काम किया करते थे। हाँ ठीक है, टाइम देता हूं। इसके बाद है प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या भेज रहे हैं आशीष आप? देखिए मुझे उल्टा आपका इमेज नजर आ रहा है, थोड़ा सीधा करके जो है रोटेट करके भेजिए, कोई दिक्कत है तो। हाँ मिलेगा पीडीएफ। हाँ एक चीज और आपको बता दूं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एक जगह और भी आप लोगों को अब उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, देखिए पीडीएफ आप लोगों को जो मेरा ऐप है आईएएस पीएससी सॉल्यूशन है ना, आप लोगों में से कई लोगों ने डाउनलोड भी किया है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को नजर आएगा, एक वहाँ पे अलग से बनाया गया है और अलग बनाया गया, उसमें आपको नजर आएगा स्पेशल क्लास पीडीएफ, उसमें जाइएगा तो सारा स्पेशल क्लास का पीडीएफ आपको नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब मैं आपको समझाता हूं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग होते थे। ठीक है, ये जो है अलग अलग होते थे, संयुक्त नहीं अलग अलग होते थे। ठीक है, और यहाँ पे है श्रेणी संयुक्त रूप से
शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। अब अगर आप यूपीएससी देने जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है और गलत कर जाते हैं। ठीक है, आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे कोई चैटिंग ये सब नहीं होता है ऐप में, सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलते रहेगा। ठीक है, हाँ आशीष आपने इमेज भेजा है, देख लेता हूं। ये जो है ये एनसीईआरटी है आशीष जो आपने भेजा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा फिर। हाँ, ये एनसीईआरटी है, बताइए जो आप भेज रहे हैं ये जो स्क्रीनशॉट, क्या ये एनसीईआरटी है? अच्छा, मतलब जो बुक है उसी से है, मैं ये पूछ रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। आरिकामेडू नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग अच्छे से पढ़ करके आइए बुक को तभी, और यहाँ पे काफी क्लोज जो है वो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट इंतजार, लेकिन इसमें ये तो लैपटॉप में नहीं है पीडीएफ, नहीं तो मैं भी आपको भेज देता। ठीक है, और मैं देख लूंगा, और आज जो है जहां जहां भी जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों को, मैं टिक करके और बुक में फिर से आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आरिकामेडू पुदुचेरी में अवस्थित है और ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडू एक पतन था, है ना, ये एक पतन था, और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो गोदाम हो सकता है। ठीक है, गोदाम हो सकता था। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों को जहां जहां भी कंफ्यूजन है वो मैं आज भेजूंगा। ठीक है, %61। एनसीईआरटी से ही बिल्कुल मैं क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, रविशंकर, यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशीष ने 3 इमेज भेजा है, 3, हाँ 3 क्वेश्चन में इनको डाउट है।
और आशीष एक काम कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उन 3 क्वेश्चनों का प्रश्नों का लिख करके क्वेश्चन नंबर और भेज दीजिएगा, एक बार फिर से मैं देखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मणी। प्रारंभ में अगर बात करें तो तमिल भाषा के लिए ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया जाता था और कई ऐसे बर्तन पे ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसीलिए इसको तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा गया है। हाँ, पर्सनल चैट पे ही आप लोग सेंड कीजिएगा। ठीक है, 8873415727 ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और एक बार फिर से मैं देख लूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, सेवेंटी 4% आंसर कर रहे हैं। पूजा गुप्ता वेलकम। आज जो है वो 100 लोग कम हैं, 100 स्टूडेंट कम हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों द्वारा। जातक किसको कहा गया? जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कुषाणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आंसर कीजिएगा। पोल दिया हुआ है, शंभू नहीं नजर आ रहा? रिफ्रेश कीजिए। देखिए, पहला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद है पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। यह भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। यह गलत है। देखिए, इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी, है ना? सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी, न कि नील नदी के मुहाने तक। ठीक है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 14। ये तो कोई भी गलती नहीं करना चाहिए किसी को भी। 88%, बहुत बढ़िया। देखिए, कल से आप लोगों को लिंक जो है वो मिल जाएगा शाम में।
और लिंक को शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा। आज लगता है मैंने लिंक शेयर नहीं किया था, इसीलिए बहुत ही कम स्टूडेंट है आज। ठीक है, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, आज 7 बजे है क्लास। फिर जो भी ज्योग्राफी होगा, ठीक है सीमा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। नोटिफिकेशन भी नहीं मिला? अच्छा अच्छा, क्योंकि लिंक नहीं मिला था। लिंक पे आप नोटिफाई मी पे क्लिक करते हैं तभी नोटिफिकेशन मिलता है। अश्वघोष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। मरणोत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से कीजिएगा। पिग्गी लेट हो गए, नवीन कुमार आप लोग लेट हैं, 1 बजे आ जाया कीजिए। हम्म, थैंक यू अनुराग। देखिए 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और है इसके बाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। आज कुछ लोग जो ट्रिक लगा रहे थे, पढ़ कर नहीं आए थे और ट्रिक लगा रहे थे, उनका ज्यादा गलत हुआ है ना। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी है ना। इसके बाद है बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। ये दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। और यहाँ पे अगर कहें तो जो बदलाव आया है इसमें अधिकांश मथुरा से, मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई है। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। बोधिसत्व किसको कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हीं को बोधिसत्व कहा गया। हाँ, कल शाम वाला नहीं था, आज होगा। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया, 76% आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग एक एक लाइक कर ही दीजिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं, 1000 पहुंचा देते हैं। सेवेंटी 71%। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। बस बस बस, ज्यादा लाइक नहीं, हो गया हो गया हो गया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था। ये बिल्कुल ठीक है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूं क्योंकि समय होते जा रहा है। 7 बजे है शाम को क्लास, याद रखिएगा, 7 PM। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 17।
58%। जितेंद्र वेलकम। देखिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा फायान, फासियन। फायान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फायान की बात करें तो फायान लगभग 1600 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1600 वर्ष पूर्व आया था। और वेनसांग की अगर हम लोग बात करें तो ये 1400 वर्ष पूर्व, ठीक है। और इत्सिंग की अगर हम लोग बात करें तो 50 वर्ष बाद भारत आया, ठीक है। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, भगवान बुद्ध के जीवन से। तेरह 1350 वर्ष है एनसीईआरटी में। अच्छा अच्छा, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18। हो गया? यस, एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आज तो मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने लिंक शेयर नहीं किया था, लेकिन कल से प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिएगा। 500 का जो हमारा टारगेट है उसको तो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आते आते 150 स्टूडेंट हो गए हैं। मध्य प्रदेश, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है अनअकैडमी में कि सबको नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है। लिंक आप शेयर कीजिएगा, वो वहां पे नोटिफाई में पे क्लिक करेंगे तभी उनको लिंक नोटिफिकेशन मिलता है, तभी वो आ पाते हैं यहाँ। मैं लिंक शेयर करता हूं व्हाट्सएप पर और उसी लिंक को आपको शेयर कर देना होता है। मध्य प्रदेश के एरन, ठीक है। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा अच्छा, खोजना पड़ा अमित। अच्छा अच्छा नेहा, क्वेश्चन नंबर 19। छह क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ही है। इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन सी। सही नहीं पूछा जा रहा है। देखिए पहला है भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ये बिल्कुल ठीक है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है, ये भी ठीक है। भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये गलत है, ठीक है। आडंबर के साथ ये पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये गलत है। ईश्वर की लगन पे ये जोर देते थे, ईश्वर के प्रति लगन पर ये जोर देते थे।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय कितने वर्ष पूर्व हुआ? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है 2000 वर्ष पूर्व। बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे थे आप लोग। लगभग 2000 वर्ष पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ, और ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, है ना। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, और इनका जन्म बेथलेहम बेथलेहम में हुआ था, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और उन्होंने ही स्वयं को संसार का उद्धारक बताया है। 9 पे आ गए राहुल। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा ये बड़ा है ऑप्शन चारों, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ा कीजिएगा, बारीकी से, कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हो गया। चलिए पोल देता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग स्कोर देख लीजिए, कहां कहां हैं आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा जा रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा जा रहा था। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, दक्षिणी भारत में रोम से व्यापार के परिणाम स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। यह भी बिल्कुल ठीक है। गलत है ऑप्शन बी, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। नहीं, ये जो है सड़क के माध्यम से भी ले जाते थे, और समुद्र के माध्यम से भी ले जाते थे, समुद्री मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी लेकर जाते थे। तो ये ऑप्शन बी जो है ये गलत है। संगम कविताओं में हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलते हैं, है ना, व्यापार के बारे में। समुद्री जहाज और सड़क मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। गलत करवा रहा हूं? आप मुझे प्रूफ भेजिए विशाल। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा गलत है, कैसे कह सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर अभी पीछे देखिए,
देखिए बिना प्रूफ के ये कह देना कि सभी क्वेश्चन आप गलत करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डीप में दिया गया है। सभी देखिए बुक के अकॉर्डिंग ही है ना। तो अगर वैसा लगता है तो मैंने तो बोल ही दिया है कि प्रूफ पेज नंबर का सारा स्क्रीनशॉट लेकर के और मुझे भेजिएगा, मैं देख लूंगा। हम्म। संगम कविताओं में मुएंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। और ग्रुप में आज मैं भेजूंगा भी, आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हुआ है तो आज मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, और बिल्कुल उसी चैप्टर से है। फिफ्टी 59% आंसर आ रहा है। ग्रुप का नंबर 8873415727। तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा ज्वाइन स्पेशल क्लास, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। स्कोर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है तीन मुखिया। मुनवेंद्र का अर्थ तीन मुखिया है और इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। और ये थे चोल, कौन कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांड्य थे, है ना। और ये जो है करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 वर्ष पूर्व। चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद दो क्वेश्चन है। केडी कुशन वेलकम, आप लोग समय से आ जाया कीजिएगा 1 बजे। उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी वाले में तो कहीं पे एरर नहीं होता है मेरा। एक मिनट। ये जो है नहीं, एक ऐड हो गया है गलती से, मिस्टेक से। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे होगा कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। गलती से ये हो गया है, दोनों सही है। सी, चोल, चेर और पांड्य, इनके अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। और ये मान लिया कि तीन हो गया, तीन थे तो दो दो यानी कि 6 हो गए। ठीक है, 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे और एक था चोलों का पतन पुहार, है ना, पुहार और कावेरित पत्तनम, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरई, है ना। ये दोनों ठीक है।
फिर से पोल दे दूं? चलिए आंसर कर लीजिए फिर से। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि टाइप करने में या लिखने में कभी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नहीं ऐड हो गया था। हम्म। दक्षिणा पद के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? क्वेश्चन नंबर 24। 75%, बहुत बढ़िया। 14 पे चले गए राहुल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल रंजना। देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही तो है सुमन, ये एनसीईआरटी का ही क्लास चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो है 1 बजे से ये क्लास होता है। हम लोग एमसीक्यूज ही कर रहे हैं चैप्टर वाइज। क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर है सातवाहन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? 25। हाँ इवनिंग में होगा क्लास। 80%, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और देखिए एनसीईआरटी में ये कौन सा है, 8 और 9 चैप्टर है ना। आज का हुआ चैप्टर नंबर 8 9। तो 10 11 भी है क्या? 10 11 है या नहीं है एनसीईआरटी में, हिस्ट्री में? देख लीजिए, 10 है। थैंक यू थैंक यू। देखिए, तो इसका सी आंसर है चीन। चीन में लगभग 7,000 वर्ष पूर्व, 7,000 वर्ष पूर्व इस तकनीक को हजारों साल से दुनिया में इन्होंने छिपा कर रखा था। चीन ऐसा है ही, हर चीज को छिपा करके रखता है, और एक वायरस जो है वो फैला कर रखा है इसी ने। तो इस तकनीक को भी इसने छिपा करके रखा था। तो कल जो है, आज 8 9 हुआ है ना, तो कल 10 और 11 से होगा। अच्छा अच्छा, आज 10 तक हो गया है चैप्टर नंबर। हाँ मतलब कि जितना हो गया उसके 2 चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, आगे का 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 चैप्टर और आगे पढ़ लीजिएगा। हाँ 11 12 होगा। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 में। फिर भूगोल आता है ना, ज्योग्राफी, तो उसका फिर देखेंगे हम लोग। तो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और तो आ जाइए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 12 महीने का कम से कम लीजिएगा, या फिर 24 महीने का 1,000 रुपये ज़्यादा लगा देंगे तो आपको 1 साल और सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। और रेफरल कोड हमारा यूज कीजिएगा अभिमन्यु, ABHIMANYU। अभिमन्यु कोड का इस्तेमाल करना है ताकि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सके, इसलिए आप 12 या 24 महीने का लीजिएगा। ये कोड आप जरूर याद रखें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे नंबर 8873415727, इस पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और 7 बजे फिर मिलिए आप लोग।